बिजली के उत्पादन के मामले पे छत्तीसगढ़ हमारा देश में पहले नंबर पे आता है। और आपको बता दूं कि जैसे चुनाव ख़त्म हुए हैं उसके बाद में बिजली कंपनियों ने अपना रेट बढ़ा दिया है। जैसे चुनाव ख़त्म हुए उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं क्यों ना बिजली का रेट बढ़ाकर उसका भार ग्रामीणों पे और ख़ासकर देश की जनता पे थोप दिया जाए। चलिए, जनता ने उसको सहन भी कर लिया। आपको बता दूँ कि छत्तीसगढ़ में लगभग 25,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो विद्युत विभाग में काम करते हैं, ठेके पे काम करते हैं। समझिए, ये लगातार आंदोलन करते हैं। पिछले साल भी आंदोलन हुआ था जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय भी यहाँ पर आंदोलन हुआ था और विद्युत कर्मचारियों ने बोला था कि हमारी सुरक्षा की मांग की थी। सुरक्षा के बाद उन्होंने बोला था कि जिस तरह से जो सैलरी है वो बराबर नहीं मिलती है, जो उनको पैसे दे जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं वो धोखा करती, इनके साथ में इनको ठगती है। और उसके बाद में ये लगातार आंदोलन करते रहे, लेकिन आंदोलन का परिणाम कुछ भी नहीं निकला। मैं आपको बता दूं, मैं अभी एमसीबी जिला पे हूं और एमसीबी जिला का ये एक कोड़ा गांव है। यहाँ पर बीते दिनों एक विद्युत कर्मी की मौत हो गई और समझिए उसके बाद मैं इस घर पे आया हुआ हूं। अगर मैंने आपको बार बार बताया है कि हमारे देश में दो तरह की जान की कीमत होती है। अमीरों की जान की कीमत अलग होती है और गरीबों की जान की कीमत अलग होती है। अगर किसी बड़े नेता या किसी बड़े व्यक्ति का देहांत हो गया होता तो यहाँ पर पूरी की पूरी मीडिया आ गई होती। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं और जिनका देहांत हुआ है वो कहीं ना कहीं गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए शायद यहाँ पर कोई नहीं आया, किसी ने नहीं चाहा और किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इनके ऊपर क्या बीतती होगी, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके परिवार पर क्या बीतती होगी। क्या उस ठेके वाली कंपनी ने इनको कुछ सहायता प्रदान की, क्या ऐसा कुछ प्रावधान है कि इनको फिर से नौकरी मिल सके, इनके मुआवजे का क्या प्रावधान है और इनको कब से सैलरी नहीं मिली है, कुछ नहीं, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। क्योंकि अकेला व्यक्ति कितनी सारी मुसीबतों को लेकर कितनी सारी जवाबदारियों को लेकर कार्य कर रहा था। तो चलिए, मैं कुछ आपको तथ्य बताऊँगा और बताऊँगा कि किस तरह से ठेकाकर्मी ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों का जो 25,000 ठेकाकर्मी के अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके साथ कितना अन्याय करते हैं, उसकी भी कहानी मैं आपको बता दूंगा। आपको बता दूं कि जो मृतक है उनका नाम शिव प्रसाद था यहाँ पर से, और ये उनके पिताजी हैं, अब समझिए, और उनके माताजी यहाँ पर नहीं है। उनकी माताजी का भी देहांत हो चुका था। जो मृतक है वो उनकी ये बहन है, अब ये नानी है और सबके सब यहाँ पर आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं आस लगाए थे, जब हम यहाँ पर आए तो उन्होंने बोला कि साहब हमारी कुछ मदद कर दीजिए। अब समझिए कि जो मृतक है उनको पिछले 7 महीने से सैलरी नहीं मिली। ये हाल है ठेका कर्मियों का, ये हाल है ठेका कर्मियों के मालिकों का कि किस तरह से ऐसे लोगों का खून चूसते हैं। और जो व्यक्ति हैं शिव प्रसाद, वो लगभग यहाँ के 6 से 7 गांव को देखते थे, उसको हैंडल करते थे। 6 से 7 गांव की जवाबदारी थी। क्या नाम है आपका? जीत सिंह। कितने गांव को देखते थे जो शिव प्रसाद थे? 7 से 8 गांव चल रहा है। 7 से 8 गांव होता था। हाँ, कितनी सैलरी मिलती थी इसको? वही 7,000। अब समझिए, यहाँ भी ठेकाकर्मी ने कहीं ना कहीं उस शिव प्रसाद का हक मार रहा था। क्योंकि आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ में मिनिमम वेजेस लागू है, जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है कि इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है डेटा पे, कुछ अमाउंट्स पे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि 9,300 रुपये कम से कम मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। जो भी कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कार्य करता है तो समझिए यहाँ पर 7,000 रुपये दिया रहा था। क्यों दिया जा रहा था? क्योंकि उसका हक मार रहा था ऊपर बैठा हुआ उसका ठेकेदार। और इसी तरह से हक मारा जाता है छत्तीसगढ़ में काम करने वाले ठेकेदारों को द्वारा, जो ऐसे जो मजदूर होते हैं, ऐसे जो कर्मी होते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर उस कंपनी के ठेकेदार को आना चाहिए था, पूछना चाहिए था। वो आए यहाँ पर, कुछ कर्मचारी यहाँ पर जरूर आए थे। खड़गवां से आए थे कुछ कर्मचारी। ऐसे क्या मदद किए? मदद क्या दिए हैं? कुछ नहीं दिए हैं। अब समझिए कि आए, देखे, चले गए। और कम से कम अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो पिछले 15 सालों से कार्य कर रहे थे, सही कह रहा हूँ, 15 सालों से काम कर रहे थे। हाँ, तो 15-20 साल से काम करते आ रहे हैं, तो धीरे धीरे पूरा काम कर रहे हैं। कितना हो गया था दादी? जब हल्का उम्र रहे तब का करत रहे। वो आ रहा था 15 साल से काम कर रहे थे। इसके बाद सोचिए ठेकेदार की उदासीनता कितनी है। भी कई ऐसे काम करने वाले वर्कर्स ने बोला है कि ना तो उन्हें सेफ्टी ग्लव्स दिया जाता है, ना तो उन्हें सेफ्टी शूज दिया जाता है, सेफ्टी पैरामीटर का कोई ध्यान नहीं रखता है। और साथ में दबाव इतना होता है कि 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 गाँवों की जवाबदारी दी जाती है एक बंदे पर, जो व्यक्ति 7,000 रुपये काम करता है। समझिए, 7,000 में किसी व्यक्ति को 7 से 10 गाँव की जवाबदारी दी जाती है। उसके बाद में जब उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या व्यवहार किया जाता है ठेके वाले कंपनियों के साथ में। और समझिए ऊपर में बैठे हुए अधिकारी भी कितनी अपनी संवेदनशीलता खो बैठे हैं कि उन्हें भी नहीं लगता कि कम से कम आया जाए।
जो व्यक्ति पिछले 15 सालों से सर्विस दे रहा था उसके बारे में बोला जाए, उनके बच्चों को देखा जाए और देखा जाए कि हम उस परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं जो व्यक्ति पिछले 15 सालों से कार्य कर रहा था। तो समझ जाइए क्या हालात है यहाँ पर से, क्यों लगातार जो संगठन है वो विरोध करते हैं, क्यों लगातार संगठन जो है वो बोलते हैं कि हमारी मांगे जो है उनको पूरा किया जाए, उनको बराबर सैलरी दी जाए, अच्छी सैलरी दी जाए, उसके साथ में कम से कम उनके भविष्य के लिए दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाए। लेकिन समझिए एक जान चली गई, कोई नहीं आया, एक जान चली गई, किसी ने नहीं बोला, एक जान चली गई, कोई इनके पास मदद करने नहीं आया। तो ऐसे ठेकेदार और ऐसे जो कंपनी है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए और क्यों नहीं सभी को सबका बराबर हक मिलना चाहिए, क्यों नहीं ऐसे लोगों को भी नौकरी पक्की होनी चाहिए। क्यों सरकारें आती हैं और क्यों झूठ बोलती हैं कि हम आएंगे तो जितने भी ठेके में काम करने वाले मजदूर हैं उनको हम रेगुलर करेंगे। ये बोला गया था ना आपसे, ये वादा किया गया था, सरकारों ने आपसे वादा किया था कि जितने भी संविदा में काम करने वाले लोग हैं हम सबको परमानेंट करेंगे। किसने किया? किसी ने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हुआ, बातें हुई और वोट लेकर चुनाव जीत दिया गया, लेकिन ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो चलिए क्या चाहते हैं आप, क्या आपकी मांग बताइए, जो भी होगा मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बड़े पापा नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, मौजा चाहिए। हाँ लड़की की नहीं लगी। चलिए बोल भी नहीं पा रहे, बताइए, क्योंकि हम जिस समय पे आए हैं इस समय पे इस घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इनके जो बच्चे थे उनका देहांत हो चुका है, हम आके यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन तब भी हम चाहेंगे कि उस अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी लापरवाही से इतना बड़ा यहाँ पर दुर्घटना हुई है। और क्यों नहीं इनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, क्यों कोई नहीं आता है, क्यों नहीं एक अनुकंपा नियुक्ति इनके परिवार को मिलनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि कम से कम इन पिता का दर्द समझा जाए और इनके घर से एक नौकरी तो दी जाए और कम से कम मुआवजा तो दिया ही जाए। साहब इतनी भी संवेदनशीलता ना दिखाई जाए, कम से कम संवेदनशील बनिए, कम से कम हो सकता है दुर्घटनाएं आपके साथ हो जाएंगी तब तो आप तो गुहार करें ही करेंगे। तो एक बार इन गरीब परिवार के लिए, एक बार ऐसे लोगों के लिए, छोटी जो माता है, जो बुजुर्ग माता है, इन लोगों के लिए, इन लोगों को दर्द को भी समझा जाए। तो चलिए उम्मीद करेंगे कि जो शासन है वो जागेगा। चलिए हम उम्मीद करेंगे कि एक बार सबको सरकारी नौकरियाँ, जो ठेके पर काम करने वाली जो कंपनियाँ हैं उन कंपनियों पर एक्शन होगा। जिस तरह से वो प्रेशर बनाती हैं, जिस तरह से इनका हक खाते हैं 7-7 हज़ार रुपये, सोचिए कि 5-7 हज़ार रुपये एक महीने काम कराती हैं। ऐसे लोगों पे, ऐसे कर्मचारियों पे और ऐसे कंपनियों पे कार्रवाई होगी जो ऐसे लोगों का हक खा रहे। कम से कम मिनिमम वेजेस तो दिया जाए इनको, और जो इनकी मांगे हैं विद्युत कर्मियों की, उन मांगों को भी पूरा किया जाए। और जो इनकी मांगे हैं, जिनके बेटे का देहांत हो गया है, इनकी मांगों को भी ध्यान दिया जाए। उस अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाए और साथ साथ उस कंपनी पर भी कार्रवाई की जाए जो इस तरह से कम पैसा दे के ठग रही। क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर से जो पैसा आया होगा वो ज़्यादा आया होगा, यहाँ नीचे बैठे हुए ठेकेदार ने उस पैसे को खाया होगा, मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ। तो चलिए उम्मीद करेंगे एक बार न्याय मिलेगा, इनको इनका मुआवजा मिलेगा और कहीं ना कहीं एक नौकरी यहाँ से देंगे, क्योंकि इनका एक इकलौता बेटा था वो। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।